नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो द इंडियन एक्सप्रेस से है। गरीबी, असमानता और बेरोजगारी पर आधारित एक टॉपिक आया हुआ था, उसी को आज हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश यही करता हूँ कि डेली बेसिस पे आंसर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जिस पे आंसर लिखा जा सके और डेली आंसर राइटिंग को पोस्ट किया जा सके। लेकिन कई बार इस तरह से होता है कि कोई ऐसा अच्छा सा टॉपिक नहीं मिल पाता जिस पे आंसर राइटिंग की जा सके। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कभी कभी एक या दो दिन का गैप हो जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं जैसे ही कोई अच्छा टॉपिक मिलता है मैं तुरंत उसको आप लोगों के सामने जो है लाने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेन स्पीकिंग में एक आया था कि एज RSS साउंड अलार्म टेकिंग स्टॉक ऑफ इंडियाज़ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये है कि RSS ने भी एक तरह से अलार्म किया है सरकार को कि भारत में जो है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट पर जो चर्चा है वो ठीक से नहीं कर रही है, इनके जो आंकड़े हैं उसको ठीक से वो प्रदर्शित नहीं कर रही है या फिर इग्नोर कर रही है। इन सारी चीज़ों का लेके ये मुद्दा आया था। तो फ्रेंड्स, ये उदित मिश्रा जी का लेख है। और अभी हम देखते हैं कि आज का जो अपना क्वेश्चन है वो किस हिसाब से है और कैसे ये मैंने पूरा जो एक एडिटोरियल का ये जो एक्सप्लेन पेज का जो पूरा क्रिस्प था, ये उसकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी उसको कैसे मैंने एक ही आंसर में समराइज़ करके लिख दिया है। इस तरह से क्या होगा कि आपका करंट भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्वेश्चन है वो यही है कि भारत में गरीबी, असमानता और बेरोजगारी की स्थिति क्या है? इस चुनौती से निपटने के लिए एक रणनीति का सुझाव दें। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे 3 चीज़ों की बात की गई है कि भारत में गरीबी की स्थिति, असमानता की स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति, और इससे किस प्रकार की रणनीति हमको अपनानी होगी जिससे हम इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, अभी इस पूरे आंसर में सबसे पहले मैंने इंट्रो लिखा है, उसके बाद में कई सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से मैंने गरीबी, असमानता और बेरोजगारी की अलग अलग वो बता दी है कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। साथ ही साथ नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया है कि एक अच्छी सी रणनीति बता दी है कि कैसे हम गरीबी, असमानता और बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा मतलब एक तरीके से पूरा कंप्लीट टॉपिक ही है, चाहे वो गरीबी से ले लीजिए, चाहे असमानता से, चाहे बेरोजगारी से। अब आप अगर आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग में अगर आपको केवल एक ही इसमें टॉपिक पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे असमानता की बात केवल की जा रही है, तो आप मेरे पूरे आंसर को लिख सकते हैं, बस केवल उसमें गरीबी और बेरोजगारी वाले जो पॉइंट हैं उसको हटा के। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं आज का जो आंसर है अपना। मैंने लिखा है कि आज़ादी के 75वें वर्ष हम जिस शान से विश्व के सबसे युवा देश, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरे स्थान को प्रदर्शित करते हैं, वहीं भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता का बढ़ता स्तर नीति गतिहीनता तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि ये एक इंट्रो लिख दिया है छोटा सा कि आज़ादी के 75वें वर्ष क्या है कि हम पूरे विश्व के सबसे युवा देश हैं, हमारी इकॉनमी क्या है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, तथा परचेजिंग पावर पैरिटी में हम 3rd स्थान पे हैं। तो इतना सब होने के बावजूद आखिर हमारे देश में कौन कौन सी समय समस्या व्याप्त हैं? भारत में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, असमानता का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कैसे हम अपने जो एक हिसाब से जो भारत का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जो ग्रोथ कर रही है उसमें कहीं ना कहीं एक फ्लॉ या एक जो कमजोरी है, एक चुनौती जो नज़र आती है वो इन्हीं रूपों में देखी जा सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड, मैंने लिखा है कि यदि हम भारत में गरीबी की बात करें, जैसा कि इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात की गई थी, गरीबी, असमानता और बेरोजगारी। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि तीनों को मैंने बता दिया है और किसी न किसी रिपोर्ट के साथ में बताया है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि यदि हम भारत में गरीबी की बात करें तो तेंदुलकर समिति के अनुसार हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो में भारत 1973 में जहां 54.9% था, वहीं 2019 में यह 20.8% हो गई। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो में भारत जो है
प्रतिशतता की दृष्टि में अगर देखा जाए तो 1973 से अगर 2019 के बीच में कंपेयर किया जाए तो हमने काफ़ी सुधार कर लिया है। मतलब 54% से हम कहाँ पे आ गए हैं, 20.8% पे आ गए हैं। लेकिन अगर हम संख्या में बात करें कि 1973 में हम 321 मिलियन लोग जो थे वो गरीब थे, वहीं 2019 में यह संख्या कम न होकर के ज़्यादा हो गई है, मतलब 346 मिलियन हो गई है। तो इस एक हिसाब से क्या हो गया कि संख्या में वृद्धि पाई गई है। तो फ्रेंड्स ये एक मतलब बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, लेकिन तो एक चिंता का विषय भी है कि जैसे क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ या 1973 तक क्या था कि हमारे देश की जनसंख्या उतनी नहीं थी, लेकिन अब हमारे देश की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती गई है। हालांकि परसेंटेज के रूप में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ गरीबी कम हुई है, लेकिन अगर संख्या के मामले में देखा जाएगा तो हमारे यहाँ गरीबी बढ़ गई है, तो वही 346 मिलियन हो गई है। साथ ही साथ तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि पहले एक रिपोर्ट का जिक्र कर दिया, फिर साथ ही दूसरी रिपोर्ट का फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ कि नीति आयोग के जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है में भारत की जो 107 देशों में जो 62वीं रैंकिंग है, ये भी स्थान जो है वो थोड़ा चिंतनीय है कि भारत टॉप 50 में भी नहीं आ रहा है। ये मतलब इतनी सारी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी इंडियन की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में है, इसमें इसकी संख्या कम नहीं हो पा रही है, घट नहीं पा रही है। तो ये सारी चिंताएं मैंने बता दी गरीबी से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं असमानता पे कि हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत एक गरीब और बहुत ही असमान देश के रूप में खड़ा है। तो ये विश्व असमानता की रिपोर्ट जो है 2022 की, उसने भारत के विषय में जो स्टेटमेंट दिया वो यही दिया कि भारत बहुत ही एक गरीब है तथा बहुत असमान देश के रूप में इसकी जो कैटेगरी निर्धारित की गई वो यही थी। फिर रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% आबादी की आय निचले 50% आबादी की आय का लगभग 22 गुना है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो हमारे यहाँ के टॉप 10% लोग हैं, मतलब जिनके पास जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस हैं या आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा सशक्त या सक्षम हैं, वो निचले तबके के जो 40-50% लोग हैं, इनकी आय का जो ये लोग जितनी भी आय ये लोग हैं, इनका 22 गुना आय उन लोगों के पास में है। तो सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं इंडिया में, या कितनी ज़्यादा आर्थिक असमानता। और ये असमानता केवल आर्थिक स्तर पे ही नहीं देख सकते हैं आप, सामाजिक स्तर पर देख सकते हैं, और राजनीतिक स्तर पर देख सकते हैं, और महिलाओं के पार्टिसिपेशन के रूप में असमानता देख सकते हैं। तो कुल मिला के हर जगह भारत की जो असमानता है वो लगभग क्या हुआ कि असमानता की खाई जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों ने ज़्यादातर शीर्ष 1% को ही लाभान्वित किया गया है। तो ये भी एक इसी रिपोर्ट का जो आउटकम था उसने ये बताया कि जो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए 1991 में, तो उसका जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट था, मैक्सिमम जो लाभ था, वो केवल 1% लोगों को ही मिला। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाया। तो इस तरह से मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि एक तो मैंने गरीबी का बता दिया कि गरीबी में किस तरह से भारत की स्थिति है। दूसरा फिर मैंने असमानता के बारे में बात कर ली। अब तीसरा हम बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में। फिर मैंने लिखा है कि वही 2019 में जारी पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे या PLFS के आंकड़ों के हिसाब से भारत में बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में सबसे उच्च रही, जो कि 6.1% थी। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। वो मैंने केवल इसलिए लिख दिया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। अगर मैं उन सारी चीज़ों को बड़ा मतलब उसके फुल फॉर्म में लिखता तो वो वर्ड काउंट ज़्यादा हो जाता, और जो मेरा टारगेट रहता है कि मैं चीज़ों को 2 पेज में ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, वो ज़्यादा हो जाता। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। उसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, आप लोग अगर उसको चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि वही 2019 में जारी PLFS मतलब पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से भारत पिछले 45 वर्षों में सबसे उच्च बेरोजगारी दर रही है भारत में, तथा CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट भारत में श्रम भागीदारी बताता है कि 40% है। मतलब जो 15 से 59 वर्ष के लोग हैं उसमें से केवल 40% लोग ही ऐसे हैं जो चाहते हैं, या फिर उनका जो लेबर पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब ये है कि भारत में 60% जनसंख्या का, वो भी ऐसी जनसंख्या जो यूथ है, मतलब 15 से 59 साल के बीच में है, उसका
जो लेबर पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते, जब उनका 60% जो हमारी जनसंख्या है वो किसी लेबर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती, इसका मतलब वो क्या है, वो बेरोजगार है या लापरवाह जनसंख्या है। तो ये क्या होंगे, ये हमारी तरह एक न एक तरह से हमारे सरकार के ऊपर, हमारे संसाधनों के ऊपर क्या बनेंगे, भार ही बन जाएंगे ना। जहाँ पे हम जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करते हैं तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के जगह पे ये डेमोग्राफिक डेफिसिट के रूप में प्रदर्शित हो जाएंगे। तो अगर हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं कि कहीं ना कहीं हम इन लोगों को अच्छी एक शिक्षा दे पाएँ, अच्छा कौशल दे पाएँ, तो ये जो बेरोजगारी है ये कम होगी और ये हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मैंने क्या लिखा है कि अब मैंने क्या किया है कि तीनों की स्थिति के बारे में, जैसे उसने क्वेश्चन बताया था कि गरीबी, असमानता और बेरोजगारी की स्थिति क्या है, तो गरीबी की स्थिति पहले मैंने बता दी, फिर असमानता की स्थिति बता दी, फिर बेरोजगारी की स्थिति मैंने बता दी। फिर मैंने क्या किया है कि जैसे असमानता में बेरोजगारी में भी मैंने क्या किया है कि 2 रिपोर्ट का जिक्र कर दिया है, एक PLFS का जिक्र कर दिया और दूसरा CMIE की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया है। फिर मैंने क्या किया है कि एक रणनीति बता दी है कि इस रणनीति के द्वारा ही हम उपरोक्त समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि अतः एक ऐसे समग्र रणनीति की आवश्यकता है जो उपरोक्त समस्याओं के निराकरण में सहयोगी हो, जिसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं, ये उठाने होंगे। जैसे पहले मैंने क्या किया है, 4-5 स्टेप्स इसके बताएं। पहले मैंने बताया फ्रेंड्स कि आंकड़ों का समयबद्ध आकलन करना होगा। जैसे गरीबी से संबंधित जो हमारे पास आंकड़े हैं वो उनका समयबद्ध आकलन ही नहीं किया जाता। जैसे लगभग 1 दशक हो चुके जब तेंदुलकर समिति ने हमारे यहाँ बताया था कि कितनी हमारे यहाँ गरीबी है और किस आधार पे हम गरीबी का मापन करते हैं, कितने पैसे उसके लिए निर्धारित किए गए थे। जैसे अगर हम तेंदुलकर समिति के बारे में देखें तो उसने क्या बताया था कि शहरी क्षेत्रों में 29 रुपये प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रुपये प्रतिदिन। मैंने इसको लिखा नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग अगर लिखना होगा तो लिख लेंगे कि शहरी क्षेत्रों में 29 रुपये प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रुपये प्रतिदिन से अगर कोई नीचे है तो उसे BPL या बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, या इसके ऊपर जो है वो माना जाएगा कि वो ठीक है, वो APL। तो अब ये क्या हुआ कि इसका आकलन कब किया गया है, लगभग 1 दशक हो गए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि समयबद्ध आकलन नहीं किया जा रहा है आंकड़ों का। अगर आकलन ढंग से किया जाएगा तो हम उस हिसाब से नई नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, उस हिसाब से हम नई योजनाएं ला सकते हैं। दूसरा फ्रेंड, इसी तरह से मैंने लिखा है कि आंकड़ों की कमी से निपटारा करना होगा, तभी हम जाके चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से निपटा सकते हैं, व्यवस्थित उसके लिए उपचार कर सकते हैं। जैसे 2011 की जनगणना के बाद के आंकड़े हमारे पास नहीं है, तो 2011 की जनगणना में ही जितना हमको बता दिया गया था कि हाँ इतनी भारत में बेरोजगारी है या इस क्षेत्र में इस तरह की गरीबी है, इस तरह की गरीबी है, तो उसके बाद के हमारे पास आंकड़े नहीं है, तो आंकड़ों की कमी है। इस वजह से भी हम नए योजनाओं, नए प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। थर्ड लिखा है फ्रेंड्स कि सरकार द्वारा रिपोर्टों की अनदेखी से बचना। ये फ्रेंड्स मैंने जो ट्रेडिशनल जो वो होते हैं, वे फॉरवर्ड होते हैं, उससे मैंने कुछ हटके लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि इन सारी चीज़ों का जिक्र जो है हमारे एडिटोरियल या जो एक्सप्लेन पेज था उस पर किया गया है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। और वैसे तो नॉर्मल हम लोग लिख सकते थे कि शिक्षा बढ़ाई जाए, रोजगार का सृजन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके प्रति जागरूक किया जाए, तो ये सारी चीज़ें तो ही हैं। लेकिन तो चूँकि हमारे जो एडिटोरियल में जो टॉपिक आया था उसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था, इस तरह के वे फॉरवर्ड बताए गए थे, इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसी तरह का वे फॉरवर्ड ले लिया है। दूसरा मैंने बताया कि तीसरा जो है कि सरकार द्वारा रिपोर्ट की अनदेखी से बचना। जैसे सरकार क्या कर रही है कि लगातार कई सारी रिपोर्टें आ रही हों, सरकार क्या कह रही है कि ये रिपोर्ट जो है या तो उसका स्टैटिस्टिक्स गलत है, या उसकी मेथडोलॉजी गलत है, या उसके जो जितने भी जो आउटकम निकल के आया वो किसी न किसी प्रकार से गलत है। उदाहरण के तौर पे मैंने केवल यहाँ पे एक लिखा है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंकिंग 101 है आउट ऑफ 116, तो इसमें इसको बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्या कहा कि इसकी जो विधि है वो अवैज्ञानिक है। ठीक है, अब उस पर वो ये नहीं चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर हमारी रैंकिंग इतनी नीचे गिरती जा रही है, हम क्या और उपाय अपनाएं कि हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाए इस सब क्षेत्रों में। इसके बजाय वो सीधे ये कह के अपना पल्लू झाड़ ले रहे हैं कि इसकी जो विधि है वो कैसी है, अवैज्ञानिक है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स मैं 1-2 रिपोर्टों को और बताना चाहूँगा। जैसे CES की एक रिपोर्ट जारी करती है भारत की NSS
या नेशनल सैंपल सर्वे जो है जारी करती है, जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बोलते हैं। तो इसको भी इसने जारी किया और इसमें बताया गया कि पिछले 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब खपत खर्च में गिरावट, जो खपत का जो खर्च है या कंजम्पशन को जो खर्च है या कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर है उसमें गिरावट आई है, और ये पिछले 4 दशकों में पहली बार हुआ है। तो इसको भी क्या किया है कि जो हमारा मंत्रालय है ये सांख्यिकी और प्रोग्राम या फिर क्या कहते हैं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ रिपोर्ट्स तो आती हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स के जो आउटकम होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से बताती है कि ये गड़बड़ है, ये गलत है, और उससे वो क्या करते हैं, अपने पल्लू झाड़ लेते हैं, अपने जिम्मेदारियों से पीछे भाग जाते हैं। इसी प्रकार से विश्व असमानता रिपोर्ट अभी जो हाल ही में आई है 2022 में, इसमें भारत की खराब स्थिति को प्रदर्शित किया गया है, जिस पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि इसकी यह जो रिपोर्ट आई है यह त्रुटिपूर्ण है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि लगातार 3-4 रिपोर्टें जो आ रही हैं और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको किसी तरीके से अवैज्ञानिक या त्रुटिपूर्ण ये सब बताकर क्या कर रही है, वो बचना चाहती है अपनी जिम्मेदारियों से। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मैंने क्या किया कि सरकार द्वारा रिपोर्टों की अनदेखी से बचना। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि रोजगार सृजन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने यहाँ गरीबी, असमानता और बेरोजगारी तीनों को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया है कि रूरल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आज भी भारत की लगभग 70% जनसंख्या गाँव में बसती है। तो गाँव में बसती है, तो इस तरह से अगर हम रूरल इंडस्ट्री को ज़्यादा इम्प्रूव करें, ज़्यादा एम्पावर करें, तो अगर हमारे गाँव के जो गरीब हैं, ये जो लोग हैं, वो जो प्रवास करते हैं, जिससे शहर की में भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, वो कम होंगी, तथा गाँव में लोग ज़्यादा सक्षम होंगे, और जब ज़्यादा सक्षम होंगे तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है वो भी प्रोत्साहित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उत्पादित करेगा। नेक्स्ट है एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, मनरेगा को ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, मतलब केवल गाँव से इसको जो गाँव तक ही न रख करके शहरों तक भी लेके जाया जाए, तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करके और लोगों को इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बनाया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट फ्रेंड मैंने 5वां लिखा है कि शिक्षा। अब शिक्षा, इसमें हम देख सकते हैं कि शिक्षा में बहुत सारे आयाम जोड़े जा सकते थे, जैसे प्राइमरी लेवल पर और हायर एजुकेशन लेवल पर या मिडिल एजुकेशन लेवल पर। इन सारे क्षेत्रों पे क्या करना चाहिए कि अलग अलग रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। जैसे प्राइमरी लेवल पे हमको क्या करना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे हमको इस तरह से चीज़ों को अपनाना चाहिए जो हायर एजुकेशन से हमें इसमें सलाह लेनी चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में हायर एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो कैसे अच्छा कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को हमें जानना समझना होगा, और उसी तरह के नियम जो है हमको प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी स्कूल्स में लगाने होंगे, ताकि जो परफॉर्मेंस हमारे यहाँ के IITs और IIM ये IISc करते हैं, इसी तरीके हमारे प्राइमरी स्कूल भी उसी तरीके आउटकम देने लगे। और जो शिक्षा है वो अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के हम शिक्षा में भी नया नया इनोवेशन कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा है कि अतः सरकार NGO तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रयोग कर समाज के विभिन्न वर्गों की गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता को कम कर सकती है। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया है कि सरकार इन सारे स्टेक होल्डर्स का सहयोग लेके और जो गरीबी है, बेरोजगारी तथा असमानता को कम कर सकती है। अकेले तो सरकार के बस में नहीं है कि उन सारी समस्याओं से वो निपट सके, तो इसमें क्या कर सकती है, वो इन सारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स का प्रयोग कर सकती है और समाज का भला कर सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या किया कि फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, एक बार ओवरव्यू लेते हैं पूरे आंसर का, कि भारत में गरीबी, असमानता और बेरोजगारी की स्थिति और इसके साथ ही जो इससे इन चुनौतियों से निपटने के क्या सुझाव हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक इंट्रो लिखा, फिर मैंने गरीबी के बारे में 2-3 रिपोर्टों से समझाया आप लोगों के बारे में कि गरीबी किस तरह से है, फिर असमानता के बारे में बताया, उसके बाद में फिर मैंने क्या बताया कि क्या कहते हैं भारत में जो बेरोजगारी का दर है उसको भी 2 रिपोर्टों के हिसाब से मैंने बता दिया। फिर मैंने एक रणनीति बता दी कि कौन कौन सी रणनीतियाँ अपना के हम उपरोक्त समस्याओं से निजात पा सकते हैं, और उसके बाद में फिर मैंने कंक्लूजन लिख दिया। तो लगभग एक कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और अब बचा कुछ थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको मैं इस आंसर में नहीं डाल पाया हूँ,
और लेकिन जो ये आपके फैक्ट बेस्ड जो पॉइंट हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और आप किसी भी आंसर को लिखते टाइम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में एक बात ये आई थी कि भारत की जो 23 करोड़ जनसंख्या है या 23 करोड़ लोग हैं, उनकी जो प्रतिदिन की आय है वो 375 रुपये से कम है। तो आप अगर कभी भी भारत में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या फिर गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, किसी भी चीज़ पे अगर आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे या आर्थिक स्थिति के क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप इससे लिख सकते हैं कि जिस देश में 23 करोड़ लोग 375 रुपये से कम की आय रखते हों, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं या कैसी स्थिति हो सकती है देश की, वो जग जाहिर हो सकता है। फिर नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है, ये एक रिपोर्ट बता दिया है कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है ये NSS के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसमें यही बताया गया था कि पिछले 4 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि खपत जो खर्च है उसमें गिरावट हुई है। और नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है 2021 का, इसमें बताया गया कि हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो जो है भारत में वो 25.1% है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड जिसको मैंने लिखा है। और साथ ही HDI में जो भारत की रैंकिंग है 132 आउट ऑफ 191, तो इसमें फ्रेंड्स ये भी बताया गया कि अगर हम इस तरह से इसको एक असमानता समायोजित HDI निकालें तो भारत की जो रैंकिंग है, वर्तमान रैंकिंग, उसमें 25% की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि जो चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आंसर में इंक्लूड किया है, और अगर जो नहीं हो पाया है उसको मैंने क्या किया है कि फैक्ट के हिसाब से मैंने क्या किया, उसको साइड में लिख दिया या ऊपर कहीं पे लिख के आपको बता दिया है। तो दोस्तों आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आज का जो आंसर था वो कैसा था, और आई होप अच्छा रहा होगा। और फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ का रोज़ आंसर डालूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब अच्छे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं तो फिर मैं नहीं डालता, क्योंकि गलत कंटेंट या फिर कुछ पुराने कंटेंट्स डालने से अच्छे हैं कि मैं कंटेंट ना ही डालूं तो फिर अच्छा ही डालूं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू और जय हिंद, जय भारत। कल किसी नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।